उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको लिए चलते हैं असम। 4 मई को असम विधानसभा चुनाव के नतीजे हमने देखे और असम की 126 सदस्यों वाली विधानसभा का नया कार्यकाल तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में असम में सरकार का नया कार्यकाल शुरू हो रहा है। तो हमारे सहयोगी उत्पल ने इस बार असम विधानसभा चुनाव के नतीजों पर ये विशेष रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको सुनवाते हैं। 4 मई को घोषित हुए असम विधानसभा चुनाव 2026 के परिणामों ने पूरे राज्य में उत्साह और नई उम्मीद की लहर पैदा कर दी है। हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 82 सीटों पर जीत दर्ज की, जो वर्ष 2021 में मिली 60 सीटों की तुलना में बड़ा इजाफा है। भाजपा के सहयोगी दल असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने 126 सदस्यीय विधानसभा में कुल 102 सीटें हासिल कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी सुनिश्चित की। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस को 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जो पिछली बार की 29 सीटों से कम है। मतगणना के दिन सुबह से ही असम के शहरों और गांवों में लोग टेलीविजन, रेडियो और मोबाइल फोन से जुड़े रहे और हर रुझान पर नजर बनाए रखी। परिणाम सामने आते ही विजयी दल के समर्थकों ने शांतिपूर्ण तरीके से जश्न मनाया। जनादेश पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का उल्लेख किया और ऐतिहासिक जीत को जनता के विश्वास का प्रतीक बताया। गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा है। मां कामाख्या का आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है। हैट्रिक तीसरी बार। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि यह जीत विकास, सुशासन और जनता के भरोसे की जीत है। असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकरदेव जी, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी, भूपेन हजारिका जी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राज्य की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई सरकार तेज विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। मैं असम वासियों को धन्यवाद देता हूँ। आपने प्रधानमंत्री जी का ऊपर जो कॉन्फिडेंस दिखाया, हम लोग बहुत ही ग्रेटफुल है और असम में विकास का गंगा बहते रहे, इसलिए भारत सरकार और असम सरकार डबल इंजन सरकार काम करेगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए इस जीत का श्रेय राज्य और केंद्र के नेतृत्व को दिया। We are sincerely grateful to the people of Assam because of their support and sympathy and blessing. This particular historic mandate we could able to get, and is a great recognition to the credible service rendered by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji at the center and also at the state, Dr. Himanta Biswa Sarma ji, the Chief Minister, because this is a kind of encouragement, inspiration they have given to the party as a historic mandate, youth mandate. Ultimately, with this particular mandate,
under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister, who are going to take the agenda of Assam, particularly for the speedy growth and also the self-reliant state in the country. सरकार गठन की प्रक्रिया के तहत भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। भाजपा संसदीय बोर्ड द्वारा किए गए इन नियुक्तियों का उद्देश्य सरकार गठन की प्रक्रिया को सुचारू, स्थिर और व्यवस्थित बनाना है। स्पष्ट जनादेश और सरकार गठन की तेज प्रक्रिया के बीच असम के लोगों को उम्मीद है कि राज्य विकास, शांति और बेहतर अवसरों के एक नए दौर की ओर आगे बढ़ेगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं करिश्मा राय। असम के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। होम्योपैथी का ये प्रांगण अगरतला में एक लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करता आ रहा है। तो हमारे सहयोगी सुमन भट्टाचार्य ने रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की अगरतला और त्रिपुरा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भूमिका पर ये एक खास रिपोर्ट हमको भेजी है। आइए आपको सुनवाते हैं। त्रिपुरा के खूबसूरत और हरियाली से भरे खुमुलवंग क्षेत्र में जहां प्रकृति और जनजातीय संस्कृति की अपनी एक अलग पहचान है, वहीं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उम्मीद की एक नई किरण बनकर खड़ा है रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी अगरतला। साल 2017 में अपने आधुनिक परिसर में स्थानांतरित होने और क्षेत्रीय संस्थान का दर्जा मिलने के बाद इस संस्थान ने अपनी सेवाओं और प्रभाव दोनों का विस्तार किया है। साल 1984 में केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के तहत एक क्लिनिकल रिसर्च यूनिट के रूप में स्थापित ये संस्थान आज पूर्वोत्तर भारत में शोध और जन स्वास्थ्य का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। जी हाँ, ये कहानी है रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी अगरतला की। करीब 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस संस्थान में आधुनिक ओपीडी, प्रयोगशालाएं, फार्मेसी और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समृद्ध पुस्तकालय मौजूद है। यहाँ डॉक्टरों, शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों की समर्पित टीम मरीजों की देखभाल और शोध कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करती है। हर दिन सैकड़ों मरीज यहाँ निशुल्क इलाज प्राप्त करते हैं। सामान्य ओपीडी सेवाओं के साथ साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा रोमेटोलॉजी जैसे विशेष सेवाएं भी उपलब्ध हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस, गठिया और फाइब्रोमाइल्जिया जैसी पुरानी बीमारियों का समग्र होम्योपैथिक पद्धति से उपचार किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में हजारों मरीज इस संस्थान की सेवाओं से लाभान्वित हुए हैं, जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। शोध इस संस्थान की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ 25 से अधिक बड़े शोध परियोजनाओं पर काम किया गया है, जिनमें कोविड-19 प्रबंधन, मलेरिया रोकथाम, क्रॉनिक किडनी डिजीज, स्कूल स्वास्थ्य और किशोर स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल है। ये अध्ययन होम्योपैथी के वैज्ञानिक आधार को मजबूत करने के साथ साथ जन स्वास्थ्य नीतियों को भी सहयोग देते हैं। संस्थान में आधुनिक जांच सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जहां हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से जुड़ी जांचें की जाती हैं, जिससे सही निदान और बेहतर उपचार संभव हो पाता है। संस्थान केवल अपने परिसर तक सीमित नहीं है। ये ग्रामीण स्वास्थ्य शिविरों, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों, मलेरिया जागरूकता अभियान, पोषण अभियान और मानसिक स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से समाज के लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का कार्य भी कर रहा है। Regional Research Institute for Homeopathy Agartala is committed to integrating scientific research with compassionate patient care. Our goal is to make evidence-based homeopathy accessible to every section of society. Under strong leadership and clear vision, the institute is steadily moving towards expanding its capabilities, including plans for advanced diagnostic services and quality improvement up to the benchmark of NABH. मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट दृष्टि के साथ ये संस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है। भविष्य में यहाँ उन्नत जांच सुविधाओं और इंडोर मरीज सेवाओं के विस्तार की भी योजना है।
At Regional Research Institute of Homeopathy, Agartala, our approach is not restricted only to treating diseases, treating suffering humanity, but we equally emphasize on preventive healthcare and community awareness as important pillars. Through our research initiative, including studies on chronic kidney disease, malaria, then gallbladder cancer, adolescent health, we are working to develop evidence-based and sustainable healthcare solutions. Our aim is to integrate homeopathy with modern medicine, incorporating diagnostic support to ensure safe, effective, and patient-centered care. We are also actively reaching out to communities through health camps, school health programs, menstrual health programs, and awareness drives, ensuring that healthcare services is accessible in remote areas also. विज्ञान, सेवा और सामाजिक प्रतिबद्धता का अनोखा संगम प्रस्तुत करता रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी अगरतला आज शोध आधारित और सुलभ स्वास्थ्य सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन चुका है। जैसे जैसे ये संस्थान आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये एक मजबूत संदेश भी दे रहा है। शोध के माध्यम से उपचार और समर्पण के साथ सेवा, ताकि सभी के लिए एक स्वस्थ और बेहतर भविष्य बनाया जा सके। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी अगरतला से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ वैष्णवी। श्रोताओं, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में लगातार हमारे देश में नए आविष्कार और नई खोज हो रही हैं और भारत लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत भी इसमें पीछे नहीं है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक जटिल रेडियोलॉजी की प्रक्रिया को वहां के चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक पूरा किया और इसी कहानी को अपनी एक छोटी सी रिपोर्ट में हमारे सहयोगी मनोज हमें सुना रहे हैं। तो आइए अरुणाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता मनोज की इस रिपोर्ट में पूर्वोत्तर भारत की चिकित्सा उपलब्धि के बारे में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन स्थित तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस ट्रिम्स में पहली बार रीनल आर्टरी स्यूडो एन्यूरिज्म के लिए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी IR प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार यह संस्थान की उन्नत और न्यूनतम चीरा लगाने वाली चिकित्सा सेवाओं की बढ़ती क्षमता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये प्रक्रिया रेडियोलॉजी विभाग के डॉक्टर वांगजू सुमयान एवं उनकी टीम द्वारा कार्डियोलॉजी एवं यूरोलॉजी विभागों के साथ समन्वय में की गई थी। विज्ञप्ति के अनुसार मरीज की हालत स्थिर है, अब वो अच्छी तरह से स्वस्थ हो रही है। इस जटिल मामले का उपचार एंडोवैस्कुलर कोयल एम्बोलाइजेशन तकनीक के माध्यम से किया गया। ये एक अत्याधुनिक और न्यूनतम चीरा लगाने वाली तकनीक है, जिसके जरिए बिना ओपन सर्जरी के ध्वनियों की असमानताओं का सटीक उपचार संभव होता है। 40 वर्षीय महिला मरीज किडनी स्टोन की सर्जरी के बाद बाई रीनल आर्टरी में चोट लगने और उसके परिणाम स्वरूप स्यूडो एन्यूरिज्म बनने की समस्या से पीड़ित थी। मरीज को तेज दर्द और पेशाब में खून आने की शिकायत थी। उपचार के दौरान जांघ में एक छोटे से छेद के जरिए 2 छोटे धातु के कोयल डालकर रक्तस्राव वाली धमनियों को बंद किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये उपलब्धि संस्थान की चिकित्सकीय क्षमताओं में एक बड़ी उपलब्धि है और अरुणाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। साथ ही ट्रिम्स की अत्याधुनिक इमेज गाइडेड इंटरवेंशन तकनीकों में भी बढ़ती विशेषज्ञता भी इससे उजागर होती है, जो पारंपरिक सर्जरी की तुलना में अधिक सुरक्षित, तेज और अंगों को संरक्षित रखने वाले विकल्प प्रदान करती है। ट्रिम्स के उप चिकित्सा अधीक्षक एवं रेडियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर वांगजू सुमयान ने कहा है कि ये उपलब्धि उन्नत चिकित्सा तकनीकों के क्षेत्र में ट्रिम्स की आकांक्षाओं बढ़ती क्षमता को दर्शाती है। संस्थान में अलग कैथ लैब के साथ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सेवाओं की शुरुआत करना लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर सुमयान ने कहा है कि उन्नत IR प्रक्रियाओं की शुरुआत से आंतरिक रक्तस्राव, रक्तवाहिका संबंधी चोटों और ट्यूमर एम्बोलाइजेशन जैसी जटिल आपात स्थितियों के उपचार में ट्रिम्स की क्षमता को काफी बढ़ावा देगी। इससे मरीजों के ठीक होने में कम समय लगेगा और जटिलताओं में भी कमी आएगी। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार लोगों और राज्य सरकार के सहयोग से ट्रिम्स पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान के रूप में विकसित होने की अपनी दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत अपनी वस्त्र कला, बुनाई और शिल्प कला में समृद्ध रहा है और पूर्वोत्तर भारत की इस वस्त्र कला, शिल्प कला को और समृद्ध बनाने के लिए सरकार ने समय समय पर प्रयास किए हैं। केंद्र सरकार ने लगातार विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की इस समृद्ध कला को देश विदेश के कोने कोने तक पहुंचाया है। मध्य प्रदेश की चंदेरी बुनाई कला और पूर्वोत्तर भारत की एरी सिल्क शिल्प कला को मिलाकर पद्मा डोरी कला का उद्घाटन किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने इस पहल की शुरुआत की। तो आइए जानते हैं कि ये पद्मा डोरी कला क्या है और कैसे पूर्वोत्तर भारत अन्य राज्यों की वस्त्र कला और शिल्प कला को एक साझा रूप देकर नए प्रयास की ओर बढ़ रहा है। आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने पद्मा डोरी नामक एक अनूठी अंतर सांस्कृतिक वस्त्र पहल की शुरुआत की है। ये पूर्वोत्तर भारत की एरी अहिंसा रेशम परंपरा को मध्य प्रदेश की चंदेरी बुनाई की समृद्ध धरोहर के साथ जोड़ती है। इस पहल का औपचारिक शुभारंभ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने किया। इसके बाद एक आकर्षक फैशन शो आयोजित किया गया, जिसमें टिकाऊ एरी सिल्क और चंदेरी वस्त्रों की जटिल कलात्मकता के अद्भुत संगम को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर श्री संजय जाजू ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में इस पहल को आकार मिला है, जिसका उद्देश्य भारत की विविध वस्त्र परंपराओं को जोड़ना है। उन्होंने बल देकर कहा कि पद्मा डोरी अपनी तरह की एक विशिष्ट पहल है, जो मध्य प्रदेश की चंदेरी और पूर्वोत्तर भारत की एरी सिल्क जैसी दो समृद्ध वस्त्र विरासतों का संगम प्रस्तुत करती है, साथ ही नवाचार और परंपरा दोनों को बढ़ावा देती है। As I mentioned, our minister has been personally guiding this entire initiative, and all this has become possible because the airy wearers from the northeast and weavers from northeast visited Chanderi multiple times, and all this helped in not just technical collaborations and knowledge exchanges, but allowed each one of them exposure to this new fabric, at the same time a new fabric which also has a lot of design sensibilities involved. After that, designers from Northeast and Madhya Pradesh collaborated with NEHDC, and they've developed not just the innovative fabrics but diversified product range. And I'm certain that this market launch, all these products will be introduced to the market, and I'm sure that the word will go around and all of you will become the brand ambassador for Padma Dori, just as I have become wearing one. I'm absolutely sure that this is going to be a huge milestone in the journey of the handicraft of our country. कार्यक्रम में विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें वस्त्र और सहयोगात्मक शिल्पकला की झलक देखने को मिली। टिकाऊ विलासिता और स्वदेशी ज्ञान परंपराओं के व्यापक विमर्श के बीच ये पहल आधुनिक बाजारों में पारंपरिक हस्तशिल्प की प्रासंगिकता को भी रेखांकित करती है। 1 मई से शुरू हुई 3 दिवसीय प्रदर्शनी को एक इंटरैक्टिव मंच के रूप में तैयार किया गया, जहां आगंतुक कारीगरों से संवाद कर सकते थे, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को समझ सकते थे और रेशे से कपड़े तक की यात्रा का अनुभव कर सकते थे। पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश के कारीगर इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। वे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और संवाद के माध्यम से अपनी शिल्प कला का प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय व्यंजनों का भी विशेष आकर्षण था, जो सहभागी क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं आकर्षिता सिंह। Jaka bayo panadu nang mandai menshwa
หารายน้องพลูจงอีหาโพสติดเมฆาลายาบาจีริกยังรันยาทิรกาทันกากุมกาเซมจันทอสรูทอบาบากาจันทีลันบาตรมจันเอนำเอบุรัมบากุมคอนสิมคอนปัญชาบาสปองกีรุกีเฮบาจาจาอุรุลงชวาโอกาจันรินยาบาตรมกาจันโทสรูทอบากาห้องลงไตรจงอีได้อูลงชวาโอบาจาतो श्रोताओं, एरी सिल्क को लेकर आपके मन में जिज्ञासा और बढ़ी होगी। आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए हम एरी सिल्क के बारे में अपनी अगली रिपोर्ट में आपको विस्तार से बता रहे हैं। और इस रिपोर्ट में आप जानेंगे खासतौर पर मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में एरी सिल्क का बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। एरी सिल्क पूर्वोत्तर भारत की एक अलग शिल्पकला की पहचान है। ये रेशम कोमलता, अहिंसा और संवेदनशीलता का प्रतीक है और इस रेशम से पूर्वोत्तर भारत के हजारों परिवार अपनी आजीविका कमा रहे हैं। विशेष रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण भी एरी सिल्क के माध्यम से हो रहा है। तो आइए पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक तंत्र का एक अहम हिस्सा एरी सिल्क के बारे में आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में सुनवाते हैं। मेघालय के पारंपरिक एरी सिल्क आज अपनी कोमलता, टिकाऊपन और अहिंसा की विशेष पहचान के कारण देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति संवेदनशील सोच और पारंपरिक ज्ञान का प्रतीक बनकर उभरा है। पूर्वोत्तर भारत, खासकर मेघालय और असम में तैयार होने वाला यह रेशम अपनी अनोखी उत्पादन प्रक्रिया और उपयोगिता के कारण अन्य रेशमों से अलग स्थान रखता है। एरी सिल्क को पीस सिल्क या अहिंसा रेशम भी कहा जाता है। इसका कारण इसकी उत्पादन विधि है जो इस दुनिया के अन्य रेशमों से अलग बनाती है। सामान्यतः शहतूत या मुगा रेशम में कोकून को उबालकर धागा निकाला जाता है जिससे रेशम के कीड़े की मृत्यु हो जाती है। लेकिन एरी सिल्क में सामिया रसीनी नामक कीड़ा पहले तितली के रूप में कोकून से बाहर निकलता है और उसके बाद खाली कोकून से धागा तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए यह रेशम शाकाहारी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील लोगों के बीच खास पसंद बनता जा रहा है। मेघालय के री भोई जिले और उमड़ेन दिवोन क्षेत्र को एरी सिल्क उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। उमड़ेन दिवोन को देश का पहला एरी सिल्क विलेज घोषित किया जा चुका है। यह बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 25,000 से अधिक परिवार एरी सिल्क उत्पादन और बुनाई से जुड़े हैं, जिनमें 90% से अधिक महिलाएं हैं। इस तरह यह उद्योग न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी एक प्रभावी माध्यम बन गया है। एरी सिल्क की एक खास विशेषता इसकी थर्मो रेगुलेटरी प्रकृति है। यह कपड़ा मौसम के अनुसार शरीर को संतुलित तापमान प्रदान करता है। सर्दियों में यह शरीर की गर्मी को बनाए रखता है, जबकि गर्मियों में हवा के प्रवाह को आसान बनाकर ठंडक का एहसास देता है। इसकी बनावट में हल्की ऊनी गर्माहट भी होती है, जिसके कारण इसे कई बार असमिया ऊन के नाम से भी जाना जाता है। यही गुण इसे साल भर पहनने योग्य बनाते हैं और इसे दैनिक उपयोग के लिए भी उपयुक्त बनाते हैं। इस रेशम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है प्राकृतिक रंगों का उपयोग। एरी सिल्क के कपड़ों को रंगने के लिए स्थानीय और जैविक स्रोतों से प्राप्त रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पीले रंग के लिए हल्दी, लाल के लिए लैक और नीले या गहरे रंगों के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता और कपड़े की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। प्राकृतिक रंगों के कारण यह वस्त्र त्वचा के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। हाल के
के वर्षों में एरिस सिल्क को मिला जीआई टैग इसकी पहचान को और मजबूत करता है। यह टैग इस बात की पुष्टि करता है कि यह उत्पाद अपने मूल क्षेत्र और पारंपरिक तकनीक से ही तैयार किया गया है। जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, खासकर जापान और यूरोपीय देशों में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। इन देशों में ऐसे उत्पादों को अधिक महत्व दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और जिनका उत्पादन नैतिक तरीके से किया गया हो। आर्थिक दृष्टि से भी एरिस सिल्क उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में इसके उत्पादन और निर्यात में वृद्धि देखी गई है। बुनकरों को अब सीधे बाजार से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनकी आय में सुधार हो रहा है। कई क्षेत्रों में बुनकरों की आय में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बदलाव ग्रामीण स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। सरकार भी इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर कारीगरों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और नए डिजाइन के माध्यम से एरिस सिल्क को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान मिल रही है। एरिस सिल्क काफी उपयोगी और टिकाऊ है। इसे घर पर ही हल्के ठंडे पानी और माइल्ड डिटर्जेंट से आसानी से धोया जा सकता है। समय के साथ इसकी बनावट और अधिक मुलायम होती जाती है, जिससे इसकी उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहती है। यह गुण इसे रोजमर्रा के उपयोग के लिए भी एक बेहतर विकल्प बनाता है। पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक प्रयासों के मेल से यह उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है और पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दिला रहा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं करिश्मा राय। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। तो श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम उम्मीद है अच्छा लगा होगा और आपके सुझाव हमें हमेशा मिलते रहते हैं, जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आप पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इन माध्यमों से आप अपने विचार हम तक भेजते रहिए और इस कार्यक्रम को हर सप्ताह इसी तरह से सुनते रहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुमूल्य हैं। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में अगले सप्ताह। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को अनुमति दीजिए। नमस्कार। फूल के खिलखिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन? ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। फूल के खिलखिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन? ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।